गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एआरएमएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर, आपके सामने एक टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका नाम है त्वचा। अपन त्वचा के बारे में पढ़ रहे थे, अध्यावरणी तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अध्यावरणी तंत्र में अपन ने त्वचा के विभिन्न जो स्तर होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी, है ना। विभिन्न जो स्तर होते हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो जो अध्यावरणी तंत्र है या जो त्वचा है, अपनी खाल जो है उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और खाल में दो चीजें बताई थी मैंने आपको। खाल में दो स्तर होते हैं, एक तो अधिचर्म और दूसरा चर्म होता है। ठीक है, तो जो अधिचर्म है उसमें अपन ने देखा था कि 5 स्तर होते हैं। ठीक है ना, भीतर से बाहर की ओर वो स्तर मैंने आपको बताए थे। तो आज अपन पहला स्तर लेंगे उसके बारे में, उसका नाम है मेलपीगी स्तर। ये हो गया था शायद अपना अंकुरण स्तर, ये हो गया था, पहला अंकुरण स्तर हो गया था। और दूसरा लेंगे अब आज, जिसका नाम है शूल स्तर। शूल स्तर, हाँ, अंकुरण स्तर के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अंकुरण स्तर के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी, ठीक है ना। नाम भी लिखवाए थे और अंकुरण स्तर के बाद में अपन ने एक स्तर की चर्चा कर ली थी। ये नाम तो लिखवाए थे, बट इनमें अंकुरण स्तर का जो टॉपिक था उसको अपन ने क्लियर कर लिया था। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं शूल स्तर। ठीक है ना, तो शूल स्तर के मुख्य मुख्य पॉइंट मैं पहले बोर्ड पे लिखूंगा, उसके बाद में आप लोग जो है उसको कर सकते हो। शूल स्तर जो है, देखिए मेलपिकी का जो स्तर है, मेल मैं पहले नाम लिख देता हूँ एक बार चारों पांचों के, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी थोड़ा हो जाए। त्वचा पे अपने 4-5 स्तर होते हैं। पहला है मेलपीगी, मेलपीगी स्तर। दूसरा है अपना शूल स्तर, शूल स्तर। तीसरा है अपना कणी स्तर। चौथा है अपना स्वच्छ स्तर। और पांचवा है अपना कीर्ण स्तर। ठीक है ना, ये स्तर होते हैं। जैसे अपनी त्वचा होती है ना, उसमें ऐसे अगर अपन स्तर बनाए तो ये पहला स्तर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। यानी अंदर से बाहर की ओर जो अपनी खाल होती है उसके ये स्तर होते हैं। ठीक है ना, अंदर से बाहर की ओर जो अपनी खाल होती है उसके ये स्तर होते हैं। मेलपीगी स्तर, शूल स्तर, कणी स्तर, स्वच्छ स्तर और कीर्ण स्तर। ठीक है, अब यह है अधिचर्म के स्तर। अधिचर्म के स्तर, जो नए बच्चे हैं वो लिख लो फटाफट, वैसे पुराने वालों को तो लिखा हुआ है सब। अधिचर्म यानी सबसे ऊपरी परत, है ना। देखिए
लिख लिया सबने? देखिए मेलपीगी जो स्तर है, मेलपीगी स्तर की कोशिकाएं विभाजित होती रहती है और ऊपर खिसकती रहती है। यानी ये मेलपीगी स्तर है ना, इसकी कोशिकाएं क्या होती रहती है? विभाजित होती रहती है और ऊपर खिसकती रहती है। इसीलिए अपनी जो खाल है उसको अपन अगर खुरचे तो बहुत सारी वो पपड़ी सी निकलती है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक बराबर परतें विभाजित होती रहती है। और इस तरह से ये जो कोशिकाएं हैं ये मैं स्थूल स्तर की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। स्थूल स्तर में क्या है कि जो जननिक स्तर है उसकी कोशिकाओं से निर्मित ये बाद की कोशिकाएं हैं। और यानी पहला ये स्तर बना ना, इसमें विभाजन हुआ तो इसके बाद में कौन सा स्तर बन गया? पहले मेलपीगी स्तर बना, फिर उसके बाद में कौन सा स्तर बन गया? स्थूल स्तर बन गया, ठीक है। अब स्थूल स्तर में अपन मुख्य मुख्य पॉइंट लिखे तो इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? इसकी सेल्स बहुकोणीय होती है, ठीक है ना। बहुकोणीय होती है। कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर? बहुकोणीय, यानी बहुत सारे कोण होते हैं, यानी उसकी शेफ जो है ऐसे नहीं है कि त्रिकोण हो या जो है उसके बहुत सारे कोण होते हैं, बहुत सारे स्तर होते हैं, है ना। तो इस स्तर की कोशिकाएं बहुकोणीय होती है। और इनमें दूसरी बात जो मेन है, इनमें नुकीले प्रवर्ध पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? नुकीले प्रवर्ध, यानी इसमें इस तरह से निकले रहते हैं जो क्या करते हैं? अधिचर्म को मजबूती प्रदान करते हैं। ये इस तरह से नुकीले प्रवर्ध, जैसे ये बहुकोणीय कोशिका है, जैसे ये बहुकोणीय कोशिका है, इस तरह से ये बहुकोणीय, इसमें क्या निकले रहते हैं? ये नुकीले प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाती है? कॉम्पैक्ट हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। अपनी जो अधिचर्म है वो कैसी हो जाती है? दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, ठीक है ना। तो ये अधिचर्म को मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। अधिचर्म को क्या करती है? ये मजबूती प्रदान करती है। अब ऐसा नहीं है कि जो स्थूल स्तर है वो एक ही कोशिका एक का बना हुआ है, उसमें भी 6 से 7 परतें तक पाई जाती है कोशिकाओं की। इस तरह से अगर अपन देखें तो इस तरह से ये कोशिका की एक परत हो गई ना, इस तरह की कितनी परतें पाई जाती है? 6 से 7। तो इसमें 6 से 7 परतें पाई जाती है। 6 से 7 परतें इसके अंदर पाई जाती है। कौन से स्तर में? स्थूल स्तर में। और स्थूल स्तर को इंग्लिश में अपन ने क्या कहा था? याद है क्या कुछ? स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम कहा था। और इन कोशिकाओं में जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन जो होता है ना, अपने अंदर खाना स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, तो इन कोशिकाओं में ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। ग्लाइकोजन एक केमिकल का नाम है, एक पदार्थ का नाम है जो त्वचा में पाया जाता है। तो इसमें ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। इसमें ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट है किसके? स्थूल स्तर के। स्थूल स्तर के मुख्य मुख्य पॉइंट है कि इसकी कोशिकाएं बहुकोणीय होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? बहुकोणीय होती है। इसमें नुकीले प्रवर्ध पाए जाते हैं, नुकीले प्रवर्ध पाए जाते हैं जो उभार पाए जाते हैं, जिसके कारण अधिचर्म मजबूत होती है। इसके कारण अधिचर्म को मजबूती प्रदान होती है इन प्रवर्ध के कारण, ठीक है। और इसमें 6 से 7 परतें पाई जाती है। कितनी परतें? 6 से 7 परतें पाई जाती है। अभी याद हो जाना चाहिए ये आपको, तब मैं बार बार मैं दोहरा रहा हूँ इसको, ताकि क्योंकि आपका दिमाग बहुत दिन से डाइवर्ट हो रखा है, आप पढ़ाई में नहीं लगे हो, इसलिए बार बार मैं दोहरा के मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी याद हो जाए। तो इसमें 6 से 7 परतें पाई जाती है और इसमें ग्लाइकोजन भी पाया जाता है।
ये मुख्य मुख्य पॉइंट किसके हैं? स्थूल स्तर के, स्थूल स्तर के। उतारो तो उतार लो या आगे चले, उतारोगे क्या? चलो उतारो। का क्या नाम है? स्थूल स्तर, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्पाइन यानी कांटा होता है ना, वो प्रवर्ध इसके अंदर निकले रहते हैं, मैंने बताया आपको, वो कांटे के जैसे होते हैं, जिससे ये उलझ जाती है और अपनी अधिक्रम क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। तो इसमें नुकीले प्रवर्ध होते हैं, इसलिए इसको स्थूल स्तर, या अपन सूल होती है ना अपने चुभने वाली, उसके जैसे प्रवर्ध होते हैं, इससे नुकीले प्रवर्ध होते हैं। इसके अधिक्रम, इसलिए ये अधिक्रम को क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है, और इसे 6 से 7 परतों की पाई जाती है। कितने परतों की? 6 से 7 परतें इसमें पाई जाती है, और इसमें ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। ठीक है, पहले करवा दिया मैंने। हाँ, लिखवाया नहीं था उसको, पर करवा दिया था, कोई बात नहीं, डिवीजन में ले लेंगे बाद में। देखिए, अब अपने पास आता है कणी स्तर। कौन सा स्तर? कणी। कणी यानी कणिका, ठीक है ना? कणी यानी कणिका, यानी कुछ अपन कह सकते हैं कण से होते हैं, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसको अपन ने इंग्लिश में क्या नाम दिया था? स्ट्रेटम, है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, ग्रेन्युलोसम है ना, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम इसका नाम दिया था अपन ने। और इस स्तर में कीरेटो, कीरेटो हाइलिन, कीरेटो हाइलिन, कीरेटो हाइलिन नामक प्रोटीन के कण होते हैं, नामक प्रोटीन के कण होते हैं। ठीक है, कीरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, और इन्हीं कणों के कारण इसको क्या नाम दिया गया है? कणी स्तर, कीरेटोहाइलिन। प्रोटीन का नाम याद रखना, क्या है? कीरेटोहाइलिन, कीरेटोहाइलिन। कीरेटोहाइलिन प्रोटीन के कारण ही इसके अंदर कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया कणी स्तर, या अपन कह सकते हैं कि स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ग्रेन्यूल यानी कण होते हैं, ग्रेन्यूल यानी कण होते हैं, तो ग्रेन्युलोसम हो गया, ठीक है ना? ग्रेन्यूल। और उसमें स्पाइनोसम, स्पाइनोसम कैसे कि सूल पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं, तो इसलिए उसका नाम स्पाइनोसम हो गया, सूल स्तर हो गया। इसका नाम कीरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? कणी स्तर पड़ गया। ठीक है, ये 5 से 6 परतों की बनी होती है, ये 5 से 6 परतों की बनी होती है, ठीक है ना? 5 से 6 परतों की ये बनी होती है, ठीक है? तो 5 से 6 परतें इसमें पाई जाती है, समझ गए ना? परत मतलब कोशिकाओं की परत, एक के ऊपर एक, दूसरी 5 से 6। जैसे अपन ने ये स्थूल स्तर में पढ़ा था, स्थूल स्तर में कितनी परतें थी? 6 से 7 परतें थी, ऊपर ऊपर ऐसे। तो इसमें कितनी परतें हैं? 5 से 6 परतें मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है। और ये जो कण हैं, कण कण केंद्रक के ध्रुवों पर पाए जाते हैं। ये जो कण है ये कहां पर पाए जाते हैं? केंद्रक के ध्रुवों पर। जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका है, इसमें ये केंद्रक है, तो ये कण इस ध्रुवों पर, दोनों पर इस तरह से पाए जाएंगे, ठीक है ना? तो ध्रुवों पर ये पाए जाते हैं, ठीक है? ये 3 पॉइंट है इसमें, याद रखने के हैं। कणी स्तर, कणी स्तर कीरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, कीरेटोहाइलिन नाम के कण पाए जाते हैं, और 6 से 7 परतों की ये 5 से 6 परतों की ये बनी होती है, और कण केंद्र के ध्रुवों पर पाए जाते हैं। ये अपने 3 पॉइंट हो गए, उतार लो तीनों। एक बार दोबारा देख लो। कणी स्तर, क्या नाम है? कणी स्तर। कणी स्तर में कीरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, कीरेटोहाइलिन, है ना?
ये 5 से 6 परतों की बनी होती है और साथ ही साथ में कण केंद्रक के ध्रुवों पर पाए जाते हैं। अब अपन अगली परत लेते हैं। देखो, अगली परत का नाम है स्वच्छ स्तर। क्या नाम है? स्वच्छ स्तर। ठीक है, स्वच्छ स्तर जो है किस किस के बीच में पाया जाता है? कणी और कीर्ण स्तर के बीच में पाया जाता है। ठीक है ना, एक लाइन आप बना के लिख सकते हो, जैसे परीक्षा में आपको बड़ा उत्तर लिखना है तो इस तरह की लाइन भी लिख सकते हो कि कीर्ण स्तर और कणी स्तर के बीच में क्या पाया जाता है? स्वच्छ स्तर पाया जाता है। ठीक है, अब जो स्वच्छ स्तर है उसकी कोशिकाएं वास्तव में स्वच्छ होती है, एकदम साफ होती है। ठीक है ना, और वो एक इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, पदार्थ पाया जाता है एलिडीन। एलिडीन नामक पदार्थ पाया जाता है। एलिडीन नामक क्या पाया जाता है? पदार्थ पाया जाता है, एलिडीन। इसके कारण ये चमकीली होती है, पारदर्शक होती है, चमकीली होती है, पारदर्शक होती है और स्वच्छ होती है। स्वच्छ का मतलब साफ होती है। ठीक है ना, इसके कारण जलरोधी भी हो जाती है। इसकी सेल्स एलिडीन के कारण एलिडीन के कारण चमकीली, अर्धपारदर्शक, पारदर्शक का मतलब तो जानते हो ना, अर्धपारदर्शक और जलरोधी होती है। ठीक है, इसके कारण इसकी सेल्स एलिडीन के कारण क्या होती है? चमकीली होती है। ठीक है, अर्धपारदर्शक होती है और साथ ही साथ में जलरोधी भी होती है। जल इनके आर पार नहीं जा सकता एलिडीन के कारण। एलिडीन नाम का पदार्थ पाया जाता है, उसके कारण जल त्वचा में नहीं घुस सकता। अपन नहाते हैं, अगर जल त्वचा में घुस जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, पानी शरीर से गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए जो है अपना जो पानी है उसको रोकती है ये परत। ठीक है ना, अंदर जाने से रोकती है। तो हाँ बताऊंगा। देखो, सर्दियों में अपनी जो तेल ग्रंथियां हैं वो तेल ग्रंथियां कम तेल बाहर निकालती है। गर्मियों में तो जो है तेल ज्यादा बाहर निकलता है तो, हाँ, तो उससे वो बाहर निकलता रहता है। और सर्दियों में तेल तो जम जाता है और इसके कारण बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए त्वचा जो होती है खुश्क हो जाती है। फिर अपन वेसलिन वगैरह या और कुछ लगा करके उसको यूज करते हैं, तेल लगा करके उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब अर्धपारदर्शक और जलरोधी होती है और ये तो ये जो है जल को अंदर जाने से रोकती है और अन्य पदार्थों को भी ये अंदर जाने से रोकती है। अन्य पदार्थ जो अपन केमिकल वगैरह लग जाते हैं उनको भी अंदर जाने से रोकती है। जैसे कोई रंग लग गया या केरोसिन तेल लग गया या जो है कुछ और पदार्थ लग गया, तो अन्य पदार्थों को भी ये अंदर जाने से रोकती है। अन्य पदार्थों को भी अंदर जाने से रोकती है। इसलिए इसे बैरियर जानते हो ना, रोकने वाला। हाँ, बैरियर बताता हूं अभी। बैरियर स्तर भी कहते हैं, बैरियर स्तर भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके इसके कारण इसको क्या कहते हैं? अवरोधी या बैरियर स्तर भी इसको कहा जाता है। और ये भी उतनी परतों की बनी होती है, 5 से 6 परतों की बनी होती है ना। तो चलो लिख लो इसको। 3 से 4 थोड़ी छोटी होती है ये परतें पाई
जाती है। 3 से 4 परतें ही पाई जाती है। चपटी पर दोबारा समझ लीजिएगा, अपन बात कर रहे हैं स्वच्छ स्तर की। किसकी बात कर रहे हैं? स्वच्छ स्तर। ठीक है, स्वच्छ स्तर में एलिडीन नाम का पदार्थ पाया जाता है। एलिडीन नाम का पदार्थ पाया जाता है। इसकी सेल्स जो होती है एलिडीन के कारण चमकीली, अर्धपारदर्शक। अर्धपारदर्शक का मतलब थोड़ी थोड़ी अंदर से दिखती है, ये अंदर से, इसके अंदर से रोशनी दिखती है, पार हो जाती है रोशनी। अर्धपारदर्शक और जलरोधी होती है, जल को अंदर प्रवेश ये नहीं करने देती है। अन्य पदार्थों को भी ये अंदर जाने से क्या करती है? रोकती है। अन्य पदार्थ भी जो ग्रीस वगैरह या कुछ और लगा दिया अपन ने, तो उनको अंदर जाने से रोकती है। इसलिए इस परत को अपन अवरोध स्तर या बैरियर स्तर भी कहते हैं। अवरोध स्तर, अवरोध का मतलब समझते हैं ना, रोकने वाला। तो ये अंदर जाने से रोकती है, इसलिए इसको अपन ने क्या कह दिया? बैरियर स्तर भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है 3 से 4 परतें पाई जाती है। इसके अंदर जो कोशिकाओं की परत है वो 3 से 4 तक पाई जाती है, और मोटी भी हो सकती है ये। वैसे ये गिनी हुई परतें, ऐसी नहीं है कि हर व्यक्ति की पर फिक्स ही है। मतलब ये हो सकता है कि ये कम भी हो जाए, ये ज्यादा भी हो जाए। तो इस तरह से ये 3 से 4 परतों की बनी होती है। ठीक है, अब लास्ट स्तर अपना किरण स्तर। देखिए, अगर अपन किरण स्तर की बात करें तो यह त्वचा का सबसे भारी स्तर होता है। ठीक है ना, सबसे भारी स्तर होता है। अरे बेटा, ये त्वचा का क्या होता है? सबसे भारी स्तर होता है। और ये जो है इसमें क्या होता है कि ये उम्र भर झड़ता रहता है। ऊपर क्या है परत, तो उम्र भर क्या रहता है? झड़ता रहता है। यानी ये त्वचा उतर उतर के नीचे गिरती रहती है। अगर अपन 3-4 दिन नहीं नहाए तो अपने को पता चलेगा कि अपनी काली काली सी परत आ गई है मृत कोशिकाओं की। फिर वो नहाते हैं तो उसके साथ ही ये उतर के नीचे गिर जाती है, साफ हो जाते हैं अपन। ठीक है, तो पहली बात अपन ने लिखी, यह त्वचा का सबसे बाहरी स्तर है। ठीक है ना, सबसे बाहरी स्तर है ये, है ना, सबसे बाहरी बाहर यही दिखता है अपन को। ठीक है ना, कौन सा स्तर, क्या नाम है? किरण स्तर। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है ना, स्ट्रेटम कॉर्नियम। कई बार गड़बड़ हो जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम में क्या पाया जाता है, तो आप अगर इंग्लिश का नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना, तो अब इस बार भी वैसे एग्जाम में पूछा गया था कि त्वचा के बारे में हरफनमोला का आया था क्या? हाँ, तो वो एक क्वेश्चन आया था। देखिए, यह त्वचा का सबसे बाहरी स्तर है, सबसे बाहर का ये स्तर होता है। और इसकी कोशिकाओं में जो है, इसकी कोशिकाएं चपटी होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? चपटी सेल्स का बना, चपटी सेल्स का बना होता है। किस प्रकार की सेल्स बनी होती है? चपटी सेल्स की इसमें स्तर होते हैं। और ये बाहर की ओर खिसकता रहता है। और इलिडीन, इलिडीन पाया जाता था ना कौन से स्तर में? स्वच्छ स्तर में। इलिडीन इसमें हॉर्न और कीरेटिन में बदल जाता है। इलिडीन पदार्थ हॉर्न व कीरेटिन, कीरेटिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? कीरेटिन में बदल जाता है। ठीक है, ये जो इलेडिन पदार्थ था, अरे भाई ये परतें जो है, ये परतें ऐसा तो है नहीं कि ये परतें एक फिक्स होती है। मेलपी की स्तर है जो है अपने, वो बराबर विभाजित होता रहता है।
और बन बन के ऊपर आती रहती है। तो आज जो कोशिका मान लो मेलपीगी स्तर की कोशिका है, वो 15-20 दिन बाद में कौन से स्तर की आ जाएगी? स्थूल स्तर की आ जाएगी। फिर उसके बाद में कणी स्तर की आ जाएगी। कोशिकाएं तो वही है, लेकिन ऊपर जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका नाम बदलता जाता है। ठीक है ना? वैसे वैसे उनका नाम क्या होता जाता है? बदलता जाता है। तो ऊपर आ गई, ये कॉर्नियम स्तर की आ गई। कॉर्नियम में ये स्वच्छ स्तर में एलिडिन था। एलिडिन पदार्थ किसमें चेंज हो गया? हॉर्न व कीरेटिन में बदल जाता है। हॉर्न व कीरेटिन में ये बदल जाता है। ठीक है? तो इसकी कोशिकाएं घर्षण के कारण या रगड़न के कारण लगातार क्या होती रहती है? उतरती रहती है। जैसे अपन 4-5 दिन नहीं नहाए, बुखार हो गई, 4-5 दिन नहीं नहाए, फिर अपन नहाते हैं तो अपने ऐसे रगड़ते हैं तो वो क्या आता है? वो मेल सा निकलता है ना, वो वास्तव में क्या है? मरी हुई कोशिकाएं हैं। वो मरी हुई कोशिकाएं अपने जो है अपन त्वचा पर से साफ कर लेते हैं उसको, तो वो मरी हुई कोशिकाएं होती है। ठीक है? अब इसकी बात करें अपन, तो ये काफी मोटा स्तर होता है और इसमें 8 से 10 परतें पाई जाती है। 8 से 10 परतें पाई जाती है। ठीक है ना? 8 से 10 परतें इसमें पाई जाती है। ठीक है? 8 से 10 परतें पाई जाती है। और ये जो हथेली और ये तालू है अपने, इनमें ये और भी मोटा पाया जाता है। हथेली पर आप कुछ भी लगा दो, आपके अंदर नहीं घुसेगा, वो जलन नहीं होगी ज्यादा। जैसे आप विक्स लगाते हो, तो विक्स हथेली पर ज्यादा जलन नहीं देती है, क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है या जो क्या नाम उसका कीर्ण स्तर है, वो बहुत मोटा होता है। तो हथेली और तलवों पर ये मोटा होता है। हथेली एवं तलवों पर यह मोटा होता है। हथेली और तलवों पर ये क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है ना? मोटा का मतलब और ज्यादा परतें पाई जाती है। साधारणतः इसमें कितनी परतें पाई जाती है? 8 से 10 परतें पाई जाती है। अपने ऊपर की जो त्वचा है इसमें 8 से 10 परतें पाई जाती है। एक बार दोबारा देख लो, यह त्वचा का सबसे बाहरी स्तर है, यानी हवा के संपर्क में रहता है ये। ठीक है? इसमें ये चपटी कोशिकाओं का बना होता है। जैसे जैसे ये बहुकोणीय कोशिकाएं ऊपर आती रहती है, वो कैसी होती जाती है? चपटी होती जाती है। ठीक है ना? तो ये चपटी कोशिकाओं का बना होता है। और इलिडिन नाम का जो पदार्थ है वो हॉर्न नाम का पदार्थ, और किसमें बदल जाता है? कीरेटिन में बदल जाता है। हॉर्न और कीरेटिन में बदल जाता है। इसमें कितनी परतें पाई जाती है? 8 से 10 परतें पाई जाती है। 8 से 10 परतें पाई जाती है और हथेली और तलवों पर यह स्तर मोटा होता है। तो इस तरह से अपन ने अधिचर्म की सभी अधिचर्म की अपन ने सभी जो परतें हैं वो पढ़ ली है। ठीक है? अब आप इसको उतार लो। अधिचर्म अपनी पूरी हो गई। अब अपन पढ़ेंगे चर्म के बारे में। किसके बारे में? चर्म के बारे में। ठीक है? अरे याद हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा? अगर इस तरह से याद करेंगे तो आपका थोड़ा दिमाग चलने लग जाएगा, फिर आप खुद भी पढ़ते हो तो घर पे याद हो जाता है। ठीक है ना? क्योंकि बहुत दिन हो गए, 6 महीने हो गए, और 6 महीने में जो है दिमाग सो जाता है आराम से, और खूब आराम किया होगा आपने, मेरे को पता है। तो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, बाद में थोड़ा तेज कर लेंगे अपन। वैसे भी 40% कोर्स कम हो गया है। 40% कोर्स अभी आया तो नहीं है अपने पास है? हाँ, 1-2 दिन में पूरा है। बस चर्म की बात करते हैं अपन। तो चर्म के अंदर अपन देखते हैं कि जो चर्म है वो काफी मोटा स्तर होता है, भीतर होता है अधिचर्म के, और काफी मोटा स्तर होता है चर्म का। और इसमें जो है ये मीजोडर्म से बना होता है। ये मोटा स्तर होता है। ये कैसा होता है? मोटा स्तर होता है। और ये मीजोडर्म से बना होता है। अधिचर्म कौन से स्तर से बना होता है?
नहीं, एपिडर्म तो इसका नाम है, अधिचर्म ये एक्टोडर्म से बना होता है, एक्टोडर्म है ना। देखो ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म क्या होती है आपको पता है, बताया था मैंने पिछली क्लास में, फिर बता देता हूँ। जैसे ये बच्चा है जो एक कोशिका का बना होता है, पहले शुरू में पेट में बच्चा होता है ना, वो एक कोशिका का बना होता है, उसके बाद में उसमें 3 परतें बन जाती है इस तरह से। जो भ्रूण है, जो बच्चा बनता है पेट में, उसमें 3 परतें बन जाती है। उसको पहली को बाहर वाली परत को कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली को कहते हैं मीजोडर्म, और अंदर वाली को कहते हैं एंडोडर्म। ये मैंने बता दिया था ये बातें, फिर बता रहा हूं। तो ये तीनों परतों में से ये किसका बना होता है, मीजोडर्म, ठीक है ना। केवल 3 परतें कोशिकाओं की पहले बनती है अपने अंदर, जब अपन पेट में होते हैं तब अपने 3 परतें अपने बनती है, वो 3 परतों का नाम है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्म तो ये जो बीच वाली परत है मीजोडर्म, उससे ये चर्म बनती है, जबकि अधिचर्म किससे बनती है, एक्टोडर्म से, बाहर वाली परत से बनती है, ठीक है, बाहर वाली परत से बनती है। तो देखिए ये जो स्तर है इसका नाम, हाँ, ये अधिचर्म से 3 से 4 गुना मोटा होता है, नहीं 2 से 3 गुना मोटा होता है। ये अधिचर्म से 2 से 3 गुना मोटा होता है। अधिचर्म से कितना गुना मोटा होगा, 2 से 3 गुना मोटा होता है, ठीक है ना। अधिचर्म से 2 से 3 गुना क्या होता है, मोटा, यानी अधिचर्म जितनी है उससे 3 गुना मोटा होगा। जैसे अधिचर्म इतनी सी है तो इससे 3 गुना मोटा हो जाएगा, ये इतना मोटा हो जाएगा, ये समझ गए ना। तो 2 से 3 गुना तक ये मोटा होता है। और इसमें जो है कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। कौन से तंतु पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। कोलेजन नाम के तंतु पाए जाते हैं, धागे से पाए जाते हैं इसमें। तो उसके कारण ये मजबूत हो जाती है, ठीक है ना, और लचीली भी हो जाती है, हिल सकती है ये आराम से, ठीक है। और जिसके कारण ये चर्म जो कठोर होती है, लचीलापन भी इसमें पाया जाता है, जिससे ये लचीली हो जाती है। जिससे ये कैसी हो जाती है, लचीली हो जाती है। तो इन इसमें प्राय फाइब्रोब्लास्ट, वसा कोशिकाएं और माइक्रोफेजेज भी होती है। इसमें वसा कोशिकाएं होती है, वसा सेल्स इसमें पाई जाती है। वसा सेल्स इसमें पाई जाती है, यानी वसा की जो कोशिकाएं हैं वो इसमें पाई जाती है। वसा का मतलब जो तेल होता है ना, अपन घी खाते हैं, अपन जो है तेल खाते हैं या चर्बी खाते हैं, तो उससे अपनी त्वचा के नीचे आकर के ये जमा हो जाती है, जो अपने को सर्दी नहीं लगने देती है, साथ साथ में ठंड को नहीं घुसने देती है, साथ में ये जो है चिकनाई भी अपन को प्रदान करती है। अपना चेहरा वगैरह वसा के कारण ही जो है वो अच्छा दिखता है। तो इसमें कितनी वसा की कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है, जैसे श्वेत ग्रंथि। अपन ने जब त्वचा का चित्र बनाया था तब श्वेत ग्रंथि बनाई थी, आपको पता है। श्वेत यानी पसीना, सही बोल रहे हो, पसीना ग्रंथि है ना। इसमें श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, सीबेसियस ग्रंथि और वसा उत्तक और पेशी तंतु, पेशी तंतु
पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें पसीना ग्रंथियां पाई जाएगी, तेल वाली सीबेशियस ग्रंथि पाई जाएगी, वसा का उत्तक पाया जाएगा, और पेशी तंतु। अपन त्वचा को थोड़ा बहुत हिला भी सकते हैं, है ना। जगह जगह की पूरी त्वचा तो अपनी नहीं हिलती है, पर जगह जगह से त्वचा को अपन हिला सकते हैं, है ना। तो ये हिलाना किसके कारण होता है? पेशी तंतुओं के कारण होता है, जो मसल्स के तंतु होते हैं। पेशी यानी मसल्स होती है, इंग्लिश में मसल्स कहते हैं उसको। पेशी तंतु इसमें पाए जाते हैं। तो एक बार दोबारा देख लो इसको। अपन बात कर रहे हैं किसकी? चर्म की। और इंग्लिश में क्या कहते हैं चर्म को? कौन बताएगा? डर्मिस। ठीक है ना, डर्मिस। ऐसे पूछ लेते हैं डर्मिस का वर्णन करो, तो डर्मिस का वर्णन आप फिर कहते हैं चर्म का वर्णन होता है। ठीक है, ये काफी मोटा स्तर होता है। ठीक है, भ्रूणीय रूप से देखें तो ये किससे बना होता है? मेसोडर्म से। मेसोडर्म मैंने बता दिया आपको क्या होता है, मेसोडर्म से बना होता है। ये अधिचर्म से कितना गुना मोटा होता है? 2 से 3 गुना मोटा होता है। और कोलेजन तंतु इसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, कोलेजन तंतु इसमें पाए जाते हैं, जिससे ये लचीली हो जाती है। इससे क्या हो जाती है? ये लचीली हो जाती है। और वसा सेल्स इसमें पाई जाती है, वसा की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। तो वसा की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है, जैसे श्वेत ग्रंथि है, पसीना ग्रंथि है, सीबेशियस ग्रंथि है, तेल ग्रंथि है, जैसे वसा उत्तक है, पेशी तंतु है, ये भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको लिखो। दोबारा देख लीजिए, डर्मिस या चर्म। डर्मिस या चर्म। डर्मिस या चर्म ये मोटा स्तर होता है। कैसा स्तर होता है? मोटा स्तर होता है, काफी मोटा होता है अधिचर्म से। अधिचर्म से ये मेसोडर्म से बना होता है। किससे बना होता है? मेसोडर्म, जो भ्रूणीय स्तर के रूप में होती है, वो बीच वाली परत से ये बना होता है। ठीक है, ये अधिचर्म से कितना गुना होता है? 2 से 3 गुना होता है। अधिचर्म से 2 से 3 गुना मोटा होता है, अपनी त्वचा के नीचे होता है, है ना। और इसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कैसा होता है? लचीला होता है। ठीक है, इसमें वसा की कोशिकाएं पाई जाती है, यानी वसा के उत्तक इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें श्वेत ग्रंथियां, पसीना ग्रंथियां, सीबेशियस ग्रंथि यानी तेल ग्रंथियां, वसा उत्तक और पेशी तंतु, ये सब इसमें पाए जाते हैं। तो ये अपन देखते हैं कि ये चर्म का पूरा विवरण है। अब अपन चर्म के 2 स्तर होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अरे आदत खराब पड़ गई ना तुम लोगों को। माइक चालू है। तो चर्म के स्तर, चर्म के स्तर। तो चर्म के स्तर में अपन ने देखा कि दो स्तर पाए जाते हैं। इसमें 2 स्तर होते हैं। इसमें 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर है, उसका नाम है पेपिलरी स्तर। ठीक है ना, इसका क्या नाम है? पेपिलरी स्तर। यह मोटा होता है। ठीक है, और मोटा होने के साथ साथ में इसमें कोमल कोलेजन तंतु और लचीले तंतु पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं? लचीले तंतु इसमें पाए जाते हैं। और ये जो है, ये इसमें रसांकुर समान पर्वत पाए जाते हैं, जिस पर अधिचर्म टिकी रहती है। ठीक है ना, ये मोटा स्तर है। दूसरा पॉइंट, इसमें लचीले तंतु पाए जाते हैं। लचीले तंतु इसमें पाए जाते हैं और रसांकुर
रसांकुर समान प्रवर्ध भी इसमें पाए जाते हैं। रसांकुर समान प्रवर्ध भी इसमें पाए जाते हैं और इस पर अधिचर्म टिकी होती है। टिकी यानी मतलब समझ गए ना, इसके ऊपर होती है अधिचर्म। ठीक है, एक बार मत लिखो, तुम लोग समझ लो पहले। यही है इसके 3-4 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पेपिलरी स्तर, चरम के स्तर है ये। तो जो अधिचरम की ओर वाला स्तर है वो क्या, उसका क्या नाम क्या है? पेपिलरी स्तर। अधिचरम की ओर वाला जो स्तर है उसका नाम क्या है? पेपिलरी स्तर है। ये मोटा स्तर है, इसमें लचीले तंतु पाए जाते हैं। इसमें रसांकुर, रसांकुर का मतलब होता है इस तरह से उभार। ठीक है ना, रसांकुर वैसे आंत में पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है आंत की जो कोशिकाएं होती है वो भोजन का अवशोषण कर लेती है। तो रसांकुर इस तरह के होते हैं, जैसे ये सेल्स है, ये सेल्स है, ये रसांकुर इस पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें अधिचरम, इसके ऊपर अधिचरम टिकी रहती है, यानी इसके ऊपर अधिचरम फैली रहती है, ये अधिचरम को सहारा प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा स्तर जो है नंबर 2 वो है जालिका स्तर। ठीक है ना, कौन सा स्तर? जालिका स्तर। और जालिका स्तर जो होता है इसमें ये भी मोटा होता है और इसमें तंतु मोटे और दूर दूर होते हैं। तंतु भी पाए जाते हैं इसमें धागे के समान, वो दूर दूर होते हैं और मोटे होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में इस भाग में त्वचा की जो त्वक ग्रंथियां हैं, रोम पुटक है, और जो साथ साथ में अपने संवेदांग है और वसा के स्तर के रूप में इसमें पाए जाते हैं। और देखिए मैं लिख देता हूं उसको, ये मोटा स्तर है, मोटा स्तर है, और इसमें तंतु पाए जाते हैं, इसमें तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, और इस भाग में त्वक ग्रंथियां रोम पुटक बताया था ना मैंने आपको, चित्र बनाया था उस समय रोम पुट्टी का, है ना, रोम पुटक और वसीय स्तर इसमें पाया जाता है। वसीय स्तर पाया जाता है। एक बार दोबारा समझ लो इसको। पेपिलरी स्तर, चर्म के 2 स्तर हो गए, पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर। पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर। पेपिलरी स्तर की आपको 4 लाइनें याद रखनी है। ये मोटा स्तर है, इसमें लचीले तंतु पाए जाते हैं, रसांकुर समान प्रवर्ध भी इसमें पाए जाते हैं, इससे पर अधिचर्म टिकी होती है। अधिचर्म को ये सहारा प्रदान करती है, अपनी ऊपरी अधिचर्म को परतें होती है। जालिका स्तर भी मोटा होता है, इसमें भी तंतु पाए जाते हैं, लचीले तंतु पाए जाते हैं खास करके, और इसमें त्वक ग्रंथियां, रोम पुटक और वसीय स्तर पाए जाते हैं। चलिए उतारिए इसको।